विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में मैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से हिंदी प्रवक्ता बिंदु। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से संबंधित जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है उषा और इस कविता के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। कविता को पढ़ने और समझने से पहले हम लेखक परिचय, कवि परिचय पढ़ते हैं। बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह जी जो हैं प्रयोगधर्मी कवि कहलाते हैं। प्रयोगवाद में दूसरा सप्तक जो प्रकाशित हुआ था उसके प्रमुख कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। ओ माध्यम क्षमा करना, ओ माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। कुछ ऐसी ही भावनाओं को लिए जो कि शब्दों से परे यानी सारे शाब्दिक बंधनों को लांघ करके कविता को एक नए कलेवर में जो बांधना चाहते थे, ऐसे थे बिंबधर्मी और प्रयोगधर्मी कवि शमशेर बहादुर सिंह। इनकी कविता अपने आप में अनूठी है। इनके जन्म मरण की और या इनके जो मुख्य कविताएं रचनाएं हैं उनके बारे में हम जिक्र करते हैं। बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह जी जो हैं इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 को प्रकृति की सुंदर वादियों में बसा जो उत्तराखंड का देहरादून शहर है, देहरादून में इनका जन्म हुआ था। और मुख्य कविताएं जो इनकी हैं या इनकी मुख्य रचनाएं जो हैं वो हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ मेरी, और इसके साथ साथ उर्दू हिंदी शब्दकोश का भी इन्होंने संपादन किया था। बच्चों, इन्हें बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए थे साहित्य क्षेत्र में और इनमें से मुख्य जो हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार और कबीर सम्मान को गिना जाता है। यानी ये 2 मुख्य पुरस्कार थे जो इनको प्राप्त हुए थे। इसके अलावा बहुत सारे अन्य पुरस्कार उन्हें साहित्यिक उपलब्धि के कारण प्राप्त हुए थे। इनकी कविताओं की अगर बात करें तो खुद को हिंदी और उर्दू का दुआब मानने वाले कवि शमशेर बहादुर सिंह जी की जो कविता है एक संधि स्थल पर खड़ी दिखाई देती है। इस संधि में एक और जहाँ साहित्य, संगीत और चित्रकला का संगम है तो दूसरी तरफ इसमें ही नए प्रयोग के साथ साथ अमूर्तता से मूर्तता, इंद्रिय से इंद्रियेतर की तरफ जाने की जो भावना है वो हमें दिखाई देती है। यानी इन्होंने शब्दों को मूर्त से अमूर्त माध्यम में या इंद्रियों से परे का जो स्वरूप है उसमें भी बांधने का प्रयास किया। इन्होंने हिंदी भाषा में प्रयुक्त संज्ञा और विशेषण के अलावा जो सर्वनाम, क्रियाएं, अव्यय और मुहावरे हैं उनका अधिक प्रयोग किया जो कि विशेष रूप से उर्दू में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ विचारों में प्रगतिवाद को लिए हुए और शिल्प के क्षेत्र में प्रयोगवाद को समेटे हुए ये बिंबधर्मी कवि कहलाते हैं। यानी नए नए उपमान, नए प्रतीक, नए शब्दों का चयन इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से कविता के अंदर किया है। इसके साथ ही इनका मिजाज जो है इनकी कविता का जो मिजाज है हर स्तर पर बदलता हुआ हमें दिखाई देता है। इन्होंने कविता को एक बंधन में न बांध करके नए प्रयोगों से उसको सजाने का प्रयास किया था। यानी जो शाब्दिक बंधन है या ये कहें कि जो इनके शब्द हैं वो रंग, रेखा, स्वर और कुची से मानो शब्दों को ही चित्र का रूप दे देते हैं। यानी मानो कविता न होकर के कोई रेखा चित्र या शब्द चित्र हमारे सामने हमें दिखाई देता है, बिंब रूप में वो कविता की प्रस्तुति कर पाते हैं। तो कविता को इस सुंदर कलेवर में बांधने का जो अनोखा तरीका है शमशेर बहादुर सिंह जी का, ये इन्हें अपने आप में अद्भुत बनाता है। इसके साथ ही बच्चों, अगर हम बात करें कि प्रेम पीड़ा का जो संघर्ष है या सृजन की जो क्षमता है जिसके माध्यम से कविता का महल जो खड़ा किया जाता है उसका ठोस आधार इनकी कविता में विद्यमान है। कारण कि इनकी कविता से न केवल हमें उस दृश्य को समझने में सहायता मिलती है बल्कि यूँ लगता है कि वो कविता एक साकार रूप ले लेती है या हमारे सामने एक चित्रित रूप में कविता जो है वो प्रकट होने लगती है। इस कविता की अगर बात की जाए, उषा कविता जो इनके द्वारा रचित है, तो इस कविता में इन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य जो है यानी भोर का जो सौंदर्य है उसका मानो मानवीकरण कर दिया है। किस प्रकार से प्रकृति का सुंदर दृश्य भोर में उपस्थित हो जाता है, कैसे उसको न केवल एक मूक दृष्टा के रूप में उन्होंने देखा है बल्कि उस स्थिति को अपने शब्दों में बांधते हुए उन्होंने
प्रकृति को मानो चित्रित कर दिया है। गांव के अंदर जैसे भोर के समय में जीवन में हलचल मच जाती है, धरती पर जो हलचल होती है उसके वो सृष्टा बने हैं, उसको शब्दों के माध्यम से साकार करने का प्रयास किया है कवि शमशेर बहादुर सिंह जी ने। और इसी कारण से कविता जो है मानो नए नए रंगों में उकेरी जाती हुई गति के साथ और भविष्य की उजास लिए हुए और काली माँ को मेटने का संदेश मानो इस कविता में दिया गया है। ये लगता है कि भोर जो हो रही है तो मानो काली माँ अंधकार अज्ञान जो है वो धीरे धीरे छंटता चला जा रहा है और उसी के स्थान पर उजास जो है या ये कहें कि आशावादी दृष्टिकोण जो है इसमें स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे ही जो स्लेट आदि का वर्णन है, खड़िया चाक का इसमें जो वर्णन किया है तो मानो किसी बच्चे के द्वारा स्लेट पर जो आकृतियाँ अंकित की जाती हैं या नई नई रेखाएं बना करके जो नए नए चित्र अंकित किए जाते हैं उनको भी उन्होंने शब्दों के माध्यम से बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। तो आओ बच्चों इस कविता को पढ़ते हैं। कविता जो है मुक्तक छंद में है परंतु गेयता का गुण इसमें बहुत ही सुंदर यानी बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही अच्छे तरीके से इस कविता को गाया जा सकता है। गेयता से ये एक गुण भी समावेशित हो जाता है कि कविता सहज ही हमें याद हो जाती है, उसे लंबे समय तक हम याद रख सकते हैं। तो गाते हुए इस कविता को पढ़ते हैं बच्चों। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। राख से लीपा हुआ चौका भी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, हिल रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का। अब सूर्योदय हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तो इस तरीके से इसमें गेयता का गुण विद्यमान है, कविता को गाया जा सकता है। बच्चों अब इसका भावार्थ जो है वो हम देखते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। इसमें तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है, देशज शब्द भी आए हैं बच्चों। प्रात यानी प्रातः काल का जो नभ है यानी आकाश है वो बहुत ही नीला हो चला है, कारण अब अंधेरा जो है वो छंट रहा है, इसीलिए प्रातः काल में आकाश अब बहुत नीला हो गया है, यानी गहरा नीला रंग उसका दिखाई देता है। कारण ये है कि जब काले रंग के साथ लाल रंग मिलता है तो वो गहरे नीले रंग में बदलने लगता है। ऐसे ही सूर्योदय से पूर्व जो लालिमा आकाश में आ गई है उषा की, तो उस वजह से आकाश कैसा हो गया है, गहरा नीला। और कैसा नीला, जैसे नीला शंख हुआ करता है वैसे ही नीला गगन या आकाश हो चला है। भोर का नभ, उस भोर वेला में यानी उस पौ फटने से पूर्व की जो वेला है उसमें नभ जो है गगन है बहुत ही नीला हो चला है। राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। और कैसा लगता है उस समय का आकाश, यूं लगता है जैसे किसी ने चौके को, चौका बच्चों वो स्थान होता है जहां भोजन आदि पकाया जाता था और पुराने समय में औरतें प्रातःकाल उठते ही उस चौके को गोबर राख आदि से लीपा करती थी। तो जैसे चौके को राख आदि से लीप करके शुद्ध उसको किया जाता है तो वैसा ही गगन हो चला है, आकाश हो चला है। और ऐसे लगता है कि उसे अभी अभी उस चौके को लीपा गया है, जैसे अभी ताज़ा समय में ही लिपा हुआ चौका गीला दिखाई देता है। तो वैसे ही रात्रि के छंटने के बाद हल्का गीलापन या ये कहें कि सीलन जो आकाश में है उससे यूं लगता है कि आकाश अभी भी मानो गीला पड़ा है, राख से पुते हुए। जैसे राख काले या गहरे सुरमई रंग की हुआ करती है तो वैसा ही आकाश का रंग हो गया है और आकाश को एक चौके का रूप दिया गया है। बच्चों यहाँ उपमा अलंकार है, तुलना की जा रही है
उस राख से लिपे हुए चौके की तुलना आकाश से की जा रही है। तो आकाश ने मानो उसका रूप लिया है, इसलिए यहाँ क्या है, उपमा अलंकार है, उनकी तुलना की जाती है। बहुत काली सिल जरा से, लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। बच्चों, गांवों में सिल का मतलब होता है शिला। शिला यानी कि पत्थर या चट्टान को कहा जाता है। गांवों में शिलाओं के ऊपर जैसे मिर्च आदि का मसाला रगड़ा जाता है, वैसे ही मंदिरों में आपने देखा होगा कि केसर है, चंदन आदि को शिला पर रगड़ा जाता है, उसके बाद उसका लेपन किया जाता है, तिलक आदि में, अर्चन में उसका काम लिया जाता है। तो जैसे काली शिला पर लाल केसर को रगड़ा जाए, घिसा जाए और उसे घिसने के बाद जब उसे धो दिया जाता है तो वो काली शिला कैसी हो जाती है, लाल रंग से युक्त हो जाती है। तो वैसे ही काले अंधेरे के छंटने से आकाश जो है पहले काला दिखाई देता था, काली चट्टान जैसा, परंतु अब सूर्योदय की लालिमा के कारण मानो लाल केसर उस पर किसी ने डाल दी हो और उसको धो डाला हो। लाल केसर से धोने के बाद जैसे वो लाल रंग से युक्त हो जाती है काली शिला, काला पत्थर जो है, तो वैसे ही आकाश कैसा हो चला है, लाल हो चला है, केसरी रंग का हो चला है। सलेट पर या लाल खड़िया चाक मलदी हो किसी ने। बच्चों, आधुनिक युग में सलेट का प्रचलन कम है, परंतु पुराने समय में सलेट पर तख्ती पर बच्चे लिखा करते थे, जिसको सफ़ेद मिट्टी से लिपा जाता था तख्ती को, और जो सलेट हुआ करती थी उस काले रंग की जो सलेट होती है एक तरह का पत्थर होता है, और उसके ऊपर लाल रंग का जो खड़िया मिट्टी जो होती है, यानी चाक जैसी, जैसे श्वेतवर्ती का आप देखते हो, चाक देखते हो, तो वैसे ही खड़िया पत्थर या खड़िया मिट्टी जो है लाल रंग की हुआ करती है, उससे बच्चे उस काले रंग की स्लेट पर लिखा करते थे। तो वैसा ही क्या हो चला है, आकाश हो चला है। यूँ लगता है कि या तो किसी काली शिला पर लाल केसर उड़ेल दी गई हो, या फिर किसी स्लेट पर लाल रंग की खड़िया यानी लाल चाक के द्वारा बच्चों ने उसे मल दिया हो, उसे पोत दिया हो। तो पुती हुई काली स्लेट पर लाल रंग जैसे लगा करता है, वैसा ही क्या लग रहा है, आकाश लग रहा है। कारण ये है कि अंधेरा धीरे धीरे छंट रहा है और उसमें उषा की जो लालिमा है या प्रातःकालीन सूर्य की जो लालिमा है वो दिखाई देने लगी है। अगली पंक्ति है कि बच्चों इसमें ध्यान दें कि स्लेट पर लाल खड़िया मलने का काम कौन करते हैं, बच्चे करते हैं। तो मानो प्रकृति में सूर्य रूपी शिशु, बाल शिशु के आने से पूर्व जैसे बच्चा उस पर मल दिया करता है, तो मानो उस बच्चे ने यानी सूर्य रूपी बच्चे ने ही मानो लाल रंग की खड़िया को उस काले रंग की स्लेट पर मसल दिया हो, ऐसा प्रतीत होने लगा है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। अब आकाश क्या है, गहरे नीले के बाद हल्के नीले रंग में आने लगा है। तो जैसे आकाश जैसे जैसे नीला होता जा रहा है सूर्य के आने से, तो यूँ लगता है उस अंधेरे के जाने से, और उषा जो कि लाल रंग से युक्त थी उसके जाने से यूँ लग रहा है कि नीला जल कैसे हो गया है, नीले तालाब जैसा हो चला है आकाश। और जैसे तालाब के स्वच्छ पानी में किसी युवती जो कि गौरवर्णी युवती है वो उसके पास खड़ी हो जाए तो उसकी देह जो है झिलमिलाती हुई दिखाई देती है, तो वैसे ही उस नीले आकाश में मानो उस उषा रूपी युवती का जो शरीर है वो झिलमिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी उषा आ रही है और सूर्य आ रहा है, अंधेरा जा रहा है, तो उषा का जो गौरवर्णा शरीर है वो क्या है, झिलमिलाता हुआ दिखाई देता है। और जादू टूटता है इस उषा का। अब जो उषाकालीन समय है इसका जादू टूटने लगा है, यानी लालिमा से युक्त जो आकाश हो गया था उषा के कारण, उसका जादू अब धीरे धीरे छंटने लगा। क्यों? क्योंकि सूर्य अब आना शुरू हो चुका है, वो लालिमा अब धीरे धीरे उषा की जा रही है। उस गौरवर्णी यानी युवती यानी उषा का यहाँ मानवीकरण हुआ है, मानवीकरण अलंकार है। मानो कि उषा अब प्रस्थान कर रही है, उसका जादू अब टूटने लगा है और सूर्य उदय हो रहा है। क्योंकि सूर्य के उदय होने से ही क्या होगा, उषा का जो जादू है वो टूटेगा, यानी वो लालिमा खत्म होगी और एक प्रकाश, एक उजाला या एक उजास जो है हर तरफ भर जाएगी। तो बच्चों इसमें मुख्य रूप से हमने देखा कि उपमा अलंकार या फिर जैसे ऐसे लगता है कि मानो किसी ने
काली शिला को लाल केसर से धो डाला हो। तो जानो मानो का यहाँ क्या है, यहाँ जानो मानो लिखा नहीं गया है, परंतु उसका आभास होता है। ये माना जाएगा कि मानो किसी ने काली शिला को लाल केसर से धो डाला हो। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। ऐसे ही गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, तो उषा की देह झिलमिलाती हुई जा रही है, प्रस्थान कर रही है। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार भी है। अब उषा का गमन हो रहा है, प्रस्थान हो रहा है और सूर्य का आना हो रहा है। तो ऐसे ही प्रातःकाल में सुंदर दृश्य प्रस्तुत हो रहा है। बच्चों देखो, कभी आकाश काला, फिर नीला, फिर राख से लिपे हुए चौके जैसा हो गया, फिर कुछ समय बाद वो काली शिला पर जैसे लाल केसर मली गई हो, ऐसे ही कुछ समय पश्चात स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मल दी हो, यानी पहले गहरा लाल, फिर और हल्का लाल, और उसके बाद नीला आकाश हमें दिखाई देता है, और उसके बाद प्रकाश या उजाला फैल जाता है। तो पल पल परिवर्तित होता हुआ जो प्रकृति का परिवेश है, उसको कवि ने अपने शब्दों में बांधने की चेष्टा की है, या ये कहें कि अपने शब्दों से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। बच्चों, इस कविता में हम देखें तो जब हम इसे पढ़ते हैं, न केवल हमें इसका अर्थ समझ में आता है, या ये कहें कि प्रकृति के भोरकालीन दृश्य का चित्र यूँ लगता है कि हम उस दृश्य के क्या बन गए हैं, भोक्ता बन गए हैं। हम स्वयं उस दृश्य को देख रहे हैं, ऐसा हमें महसूस होने लगता है कि आकाश कैसे कुछ कुछ समय बाद अपना स्वरूप जो है प्रातःकाल में बदल लेता है, भोर वेला में बदल लेता है। तो इस तरीके से नए उपमानों का प्रयोग करते हुए, जैसे लिपा हुआ चौका है, या फिर बहुत काली शिला का रूप दिया है आकाश को, लाल केसर का रूप उषा ने लिया है जैसे, या लाल खड़िया मली गई है। तो नए उपमान जो हैं, गोर झिलमिल देह, उषा की देह को गोर झिलमिल देह बताया गया है। जादू उसका टूट रहा है, तो जैसे जादू मनुष्य करता है, तो मानवीकरण अलंकार है, उपमा है, उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। कवि की भाषा की अगर हम बात करें तो स्पष्ट रूप से हम देखते हैं कि इसमें खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। बहुत ही सरल और सहज शब्द हैं। भाषा जो है भावानुकूल भी है, और रेखा चित्र के रूप में, या ये कहें कि बिंब के रूप में हमारे सामने पूरा दृश्य जो है चित्रित होने लगता है। इस तरीके से कवि शमशेर बहादुर सिंह जी जो हैं, भावों का संप्रेषण बहुत ही सुंदर तरीके से करने में सफल हो पाए हैं कि किस प्रकार उषा के आगमन से प्रकृति का जो परिवेश है पल पल में परिवर्तित होता है, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन कवि ने अपने शब्दों में किया है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।